दिशा रवि अरेस्ट होती हैं और उनके अरेस्ट होने के तुरंत बाद से सोशल मीडिया पर उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अचानक से आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि वो 21 साल की हैं, वो सॉफ्ट स्पोकन हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, पेड़ पौधे लगाती रहती हैं, उन्हें डॉग्स बहुत पसंद है, खासतौर पर जर्मन शेफर्ड। और दिशा का हमेशा से यह सपना था कि दुनिया रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह बने। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन अचानक से सोशल मीडिया पर कहां से आ गई और क्यों आ गई, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जानते हैं कि दिशा रवि को अरेस्ट क्यों किया गया। एक कैनेडियन सेपरेटिस्ट खालिस्तानी लीडर है मो धालीवाल नाम का, जो कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। ये कैनेडियन है, इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। बस इसका सपना है कि पंजाब इंडिया का स्टेट ना रहे, पंजाब इंडिया से अलग होकर एक अलग कंट्री बने खालिस्तान नाम की, और इसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। तो इस बंदे को इंडिया में जो फार्म बिल प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और इसको लगता है कि इसको मैनिपुलेट करके रिलीजियस कलर देकर सेपरेटिस्ट मूवमेंट को हवा दी जा सकती है। तो लाइक माइंडेड बंदे ढूंढे जाते हैं इंडिया में और उनके साथ मिलकर ये एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है जिसमें दिशा रवि भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो इस जूम मीटिंग में डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी जो कि इंडिया का रिपब्लिक डे होता है उस दिन क्या होगा, किस तरह से 26 जनवरी को ग्राउंड पर एक्शन होगा दिल्ली में, और उसके बाद शाम को इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज से ट्वीट्स करा के एक ट्वीट स्टॉर्म क्रिएट किया जाएगा। इंडिया पर एक्सटर्नल प्रेशर डाला जाएगा, इंडिया की इमेज खराब होगी और एक सेपरेटिस्ट हवा क्रिएट की जाएगी। तो कौन कब क्या ट्वीट करेगा, क्या कीवर्ड होंगे, किसको क्या ट्वीट करना है, किसने क्या करना है, इस डिस्कशन पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। इस डॉक्यूमेंट को इन्होंने नाम दिया टूल किट। दिशा ने यही डॉक्यूमेंट टूल किट ग्रेटा थनबर्ग को भी फॉरवर्ड किया, जिसने गलती से इसे ट्वीट कर दिया और उसके बाद मामला जो है अचानक से पब्लिक फोरम में आ गया और बवाल मच गया। तो दिशा को इसलिए अरेस्ट नहीं किया गया कि वो 21 साल की है, या वो सॉफ्ट स्पोकन है, या वो क्लाइमेट जस्टिस वॉरियर है, या उसे कुत्ते बड़े पसंद है, या वो चाहती है कि दुनिया बहुत अच्छी जगह बने रहने के लिए, बल्कि इसलिए अरेस्ट किया गया है कि उसने एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, इंडिया के एक स्टेट को इंडिया से अलग करके एक अलग कंट्री बनाना चाहती है, उसके साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेट किया। और ऐसा भी नहीं है कि दिशा को पता नहीं था वो क्या कर रही है, उसने अनजाने में कर दिया या गलती से कर दिया, बचपन में कर दिया, जोश में आके कर दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब ग्रेटा थनबर्ग ने वो टूल किट गलती से ट्वीट किया था, उसके थोड़ी देर के बाद दिशा ने उसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोला था कि शिट गलती हो गई, मेरे ऊपर इस वजह से यूएपीए लग सकता है, मुझे अपने वकीलों से बात करनी पड़ेगी। यानी कि दिशा को सेंस ऑफ गिल्ट या फिर अपराध बोध था, उसे बात पता थी कि वो गलत कर रही है, उसके बावजूद वो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही थी। और दिशा रवि कोई आइसोलेटेड एग्जाम्पल नहीं है। जब भी कोई कम्युनिस्ट या लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाला बंदा किसी भी वजह से उसके ऊपर पुलिस एक्शन होता है, तो उनकी जो रेलेवेंट मीडिया होती है या उनके सपोर्टिंग जो हैंडल्स होते हैं, वो उनकी जिंदगी के अनरिलेटेड इश्यूज को हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, टीवी पर, हर जगह उनके इस दूसरी लाइफ के बारे में, जो उनकी नॉर्मल जिंदगी थी या उनकी जिंदगी के अच्छे पहलू थे, उसकी बम्बार्डमेंट कर दी जाती है। आपको उसके क्राइम के बारे में बताया नहीं जाता, उसको साइड पर रख दिया जाता है। वो निजी जिंदगी में उसने कितने अच्छे काम किए हैं या उसको क्या पसंद था, क्या नापसंद था, सिर्फ यही आपकी आंखों के सामने दिखाया जाता है। वरवरा राव नाम का एक व्यक्ति है, उसको अरेस्ट किया गया कोरेगांव में दंगे भड़काने के लिए। लेकिन आपने उसके बारे में सुना होगा कि वो 81 साल का बूढ़ा है, वो पोएट है, वो बीमार है, वो कमजोर है। और साथ में एक लाइन यूज की जाती है, क्या देश का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि एक 81 साल का बूढ़ा उसे तोड़ सकता है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लो, सफूरा जरगर को अरेस्ट किया गया एक प्रोवोकेटिव दंगा भड़काने वाली स्पीच देने के लिए, ना कि इसलिए कि वो प्रेग्नेंट थी या वो लेडी है। लेकिन जैसे ही उनका अरेस्ट होता है, टीवी पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह सिर्फ यही चीज हाईलाइट की जाती है कि वो प्रेग्नेंट है, वो सिंगल मदर है, या वो इस देश का लोकतंत्र क्या इतना कमजोर हो गया कि एक प्रेग्नेंट लेडी उसको तोड़ सकती है। उसके बाद चाहे शर्जील उस्मानी हो, उसको अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने प्रोवोकेटिव स्पीच दी, उसने देश को तोड़ने वाली स्पीचेस दी, दंगे भड़काने वाली स्पीचेस दी, ना कि इसलिए कि वो एक स्कॉलर है। लेकिन यही उसकी पर्सनैलिटी का यही एस्पेक्ट हर बार हाईलाइट किया जाता है, क्या देश का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि एक स्कॉलर जो है उसे तोड़ सकता है। और ये यहीं तक सीमित नहीं है, कभी कोई टेररिस्ट मरता है तो भी ये कोई नहीं कहता कि एक टेररिस्ट मर गया जो कि बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस और लोगों की जान का जिम्मेवार था। ये कहा जाता है कि वो एक गरीब हेडमास्टर का बेटा था, या वो कोहली का फैन था, या उसके इतने नंबर आए थे 10th में, वो ये बनना चाहता था, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने तंग किया एक बार, वो उसके बाद कंफ्यूज हो गया, परेशान हो गया। और सिर्फ ये देश में ही सीमित नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। ओसामा बिन लादेन जैसा इनफेमस क्रिमिनल, उसकी भी जिंदगी के ऑल्टरनेट पहलुओं को लोग हाईलाइट करते रहते हैं कि वो कितना अच्छा पिता था, या उसे क्लाइमेट की कितनी चिंता थी। तो ये दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं कि जब कोई कम्युनिस्ट या उस तरह की आइडियोलॉजी वाला बंदा जब भी किसी एक्टिविटी में अरेस्ट होता है और उस पर कोई एक्शन होता है, तो उसके क्राइम को अंडरमाइन करके उसकी लाइफ के अल्टरनेट पहलूज को आपकी आंखों के सामने, आपके फोन पे, आपके टीवी पर, हर जगह जो है वो इंफॉर्मेशन भर दी जाती है। क्यों भर दी जाती है, क्यों करते हैं वो ऐसा?
इसको कहा जाता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ अ क्रिमिनल और क्राइम एक्यूज्ड। ये मास साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करने का एक बहुत ही स्ट्रांग टूल है। तो ये क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने हिंदी मूवीज देखी होंगी, इंग्लिश मूवीज देखी होंगी, टीवी सीरीज, वेब सीरीज। इसमें जो विलन होते हैं, जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। पहला वो होता है जिसकी कोई बैक स्टोरी नहीं दिखाई जाती, जिसके विलेन बनने के सोशल सर्कमस्टेंसेस नहीं दिखाई जाते। वो पूरी मूवी या सीरीज में शुरू से आखिरी तक सिर्फ गंदे काम करता है, नेगेटिव काम करता है, और हमें ऐसे कैरेक्टर से नफरत होती है। हमारी नजरों में वो मॉन्स्टर होता है, और जब वो फाइनली हीरो से पिटता भी है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यार इसको तो और मारो। और आमतौर पर मूवीज में ये कैरेक्टर्स अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा, इस तरह के लोग प्ले किया करते थे, और इनकी पिटाई देखकर हमें अच्छा लगता था कि इनको और बुरी तरीके से मारना चाहिए। विलेन का दूसरा ग्रुप वो होता है जिसका कि प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया जाता है, जो कि बताया जाता है कि हमारी आपकी तरह एक आम इंसान था, उसके सर्कमस्टेंसेस ने उसको कैसे चेंज किया, और उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, उसकी लाइफ के पुराने अच्छे पहलू भी दिखाए जाते हैं। और हमारा माइंड ये कन्विंस कर लेता है कि ये व्यक्ति जो है अच्छा था, लेकिन अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से विलेन बना। इसके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत फेमस नेटफ्लिक्स सीरीज है ब्रेकिंग बैड, उसका कैरेक्टर है वॉल्टर वाइट। वॉल्टर वाइट ब्रेकिंग बैड में 200 से ज्यादा लोगों की मौत के लिए जिम्मेवार था, जिसमें से उसने खुद भी दुनिया भर के कोल्ड ब्लडेड मर्डर किए थे। लेकिन ब्रेकिंग बैड के जितने भी फैंस हैं वो वॉल्टर वाइट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इनफैक्ट देख रहे होंगे तो मुझे गालियां भी देंगे। उसी तरह आपने भी हाल ही में आई एक मूवी देखी होगी जोकर। जोकर भी मर्डर करता है, लोगों को मारता है, लेकिन ऑडियंस को पसंद आता है। उसी तरीके से आप ये देख लीजिए, बॉलीवुड में जितनी माफिया की मूवीज बनती हैं, जितनी बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की मूवीज बनती हैं, ये जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें कोई डॉन बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, ये सब विलन होते हैं। ये लोगों को मारते हैं, लेकिन इन मूवीज में उनके सोशल सर्कमस्टेंसेस दिखाए जाते हैं कि वो कैसे विलन बने। तो हमारे मन में इनको लेकर सिंपैथी होती है, और हम इनको इनफैक्ट एक हीरो या एक विक्टिम की तरह देखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये परसेप्शन में डिफरेंस क्यों होता है? एक विलेन हमें मॉन्स्टर लगता है कि मारो इसको तो, और दूसरा विलेन इनफैक्ट हमें हीरो लगता है। ये डिफरेंस क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एज अ स्पीशीज वी आर प्रोग्राम्ड टू शो सिंपैथी और एम्पैथी टुवर्ड्स ईच अदर। हम एक दूसरे के प्रति कंपैशनेट होते हैं, इंसानियत कहा जाता है इसे। तो अगर हमारे माइंड को ये लगता है कि फलाना फलाना कैरेक्टर इंसान नहीं है, जानवर है, मॉन्स्टर है, तो हमारे दिमाग में उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होती। वहीं पर जो दूसरा ग्रुप ऑफ विलेन है, जब उसके सोशल सर्कमस्टेंसेस हमें दिखाए जाते हैं, उसकी बैक स्टोरी, लाइफ हमें दिखाई जाती है, तो हमारा माइंड परसीव करता है कि ये हमारी और आपकी तरह एक आम इंसान था, इसके सर्कमस्टेंसेस ने इसको मॉन्स्टर बनाया है, ये ह्यूमन ही। तो ह्यूमन टू ह्यूमन जो एक कंपैशन होता है, जो सिंपैथी होती है, वो जो एम्पैथी होती है, वो हम महसूस करते हैं। इसलिए हम उस कैरेक्टर से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हमने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी सर्कमस्टेंसेस से गुजरने की वजह से कोई ना कोई छोटा मोटा गलत काम जरूर किया होता है, जिस वजह से हम ऐसे व्यक्ति के लिए कंपैशन फील कर पाते हैं। तो इस साइकोलॉजिकल फिनोमिनन का फायदा उठाते हैं कम्युनिस्ट। अब आप सोच के देखिए कि अगर आपसे कहा जाए कि एक टेररिस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में मारा गया है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस की मौत के लिए जिम्मेवार था, और जो कश्मीर वैली में यूथ के रेडिकलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो आपको लगेगा बहुत अच्छा हुआ, ये होना चाहिए था। वहीं पर आपसे कोई कहा जाए कि एक बंदा जो कि एक गरीब हेडमास्टर का बेटा था, जो पढ़ने में बहुत तेज था, जो स्पोर्ट्स भी अच्छा खेलता था, विराट कोहली का फैन था, कुछ बनना चाहता था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे एक बार परेशान किया यूं ही बेवजह, और उसे इस बात का बुरा लगा, वो सोचता रहा इस चीज़ को, उसने मजबूरी में हथियार उठा लिए और वो मिलिटेंट बन गया, टेररिस्ट नहीं मिलिटेंट बन गया या सेपरेटिस्ट बन गया, और आज उसका एनकाउंटर हो गया। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर के लिए सिंपैथी डेवलप होती है, क्योंकि इस कैरेक्टर का ह्यूमनाइजेशन कर दिया गया है। आपके दिमाग में ये बात जाती है कि यार ये तो हमारे और आपके जैसा ही एक आदमी था, एक नॉर्मल बच्चा था, जैसे हमारे बच्चे होते हैं, ये भी सपने देख रहा था, कुछ बनना चाहता था, मजबूरी में इसने हथियार उठाए और ये सब हो गया। तो आपकी नजरों में क्राइम का बर्डन इंडिविजुअल से हटकर सोशल सर्कमस्टेंसेस पे चला जाता है, और ये जो क्रिमिनल था ये एक्चुअल में विक्टिम बन जाता है इन्हीं सोशल सर्कमस्टेंसेस का। ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन सही नहीं होती हैं। ऐसा नहीं होता है, क्राइम का बर्डन इंडिविजुअल के ऊपर ही होता है। आप सोच के देखिए, दुनिया में बहुत सारी कौम है जिन्होंने जुल्म सहे हैं, चाहे वो ज्यूज हो, दुनिया का सबसे बड़ा होलोकास्ट उन्होंने सहा है, चाहे कश्मीरी पंडित हो, उनको कश्मीर से मार मार के निकाला गया बुरे तरीके से, लेकिन इनमें से कोई टेररिस्ट नहीं बना। तो सोशल सर्कमस्टेंसेस खराब होने का मतलब ये नहीं होता कि आप क्राइम का रास्ता पकड़ लो और इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है। तो इसको कहा जाता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ अ क्रिमिनल और ह्यूमनाइजेशन ऑफ अ क्राइम एक्यूज्ड। तो ये सेम थॉट प्रोसेस ये हर जगह अप्लाई करते हैं, और स्पेशली यूथ इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अब मैं वापस आता हूँ दिशा रवि पे। मैं उसे किसी टेररिस्ट से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिशा रवि ने एक क्राइम किया है जिसके बारे में उसे पता था,
और उस क्राइम के लिए उसे अरेस्ट किया गया है, जो कि एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएपीए एक्ट जो उस पर लगा है वो एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन है। उस पर इंक्वायरी होगी, कोर्ट्स अगर उनको लगेगा कि इसने गलत किया है तो उसको पनिश किया जाएगा। उसको इसलिए नहीं अरेस्ट किया गया कि वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है या पता नहीं और भी जो भी चीज़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें स्पेशली फ्लोट की जाती हैं जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है कि भाई ये बहुत ही गरीब माँ बाप का बेटा है या बेटी है, देखो ये पढ़ाई में कितना तेज है और ये है, ये सर्कमस्टेंसेस हाईलाइट करके और क्राइम को डाउन प्ले करके, अंडरमाइन करके एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है विक्टिमहुड का, जिससे कि सपोर्ट मिले ग्राउंड लेवल पे, यूथ के थ्रू सपोर्ट मिले कि लगे कि नहीं भाई गलत हो रहा है, ये तो फंसाया जा रहा है इनको, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप रैशनली सोचें, ऑनेस्टली सोचें, तो दिशा रवि ने डेफिनेटली क्राइम किया है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि फॉरेनर है, जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो इंडिया को तोड़ना चाहता है, इंडिया के एक स्टेट को अलग करना चाहता है, आप ये बात जानते हो और आप उसके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसमें तो क्राइम तो कर ही रहे हो आप, तो आप कहाँ से विक्टिम हुए, आप तो क्राइम एक्यूज्ड हुए। सो ये घटनाएं पहले भी होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, और आप यही देखना, यही पैटर्न रहेगा। जैसे कोई टेररिस्ट, कोई क्रिमिनल, कोई भी जो कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है, जैसे उस पर कोई एक्शन होता है किसी भी तरह का, इमीडिएटली उसके ह्यूमन एस्पेक्ट को हाईलाइट करके उसको विक्टिम बनाने की कोशिश की जाती है। तो थोड़ा सोचिए, समझिए। अब से मैंने सोचा है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसके 24 घंटे के बाद उसी टॉपिक पे जिस पे वीडियो बनी है, आई डू अ यूट्यूब लाइव, जिसमें आप आकर मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं उस टॉपिक के बारे में। आई बी हैप्पी टू आंसर। तो कल रात को 10 बजे वी विल हैव अ यूट्यूब लाइव, तो प्लीज़ डू कम एंड आस्क मी क्वेश्चंस एंड लेट्स इंटरेक्ट ओवर इट। साथ ही मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने पेट्रियंस को, संचित जैन, रिति, हरसिमरनजीत, पल्लवी शर्मा और नंदिनी विश्वास। थैंक यू सो मच। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ये सब कर पाता हूँ। थैंक यू सो मच। टेक केयर।